स्वागत करते हैं आपका दूसरे पार्ट में, जिसमें हम एक तीर से दो निशाने वाले पार्ट में आपका स्वागत करते हैं। दूसरा पार्ट आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें दोस्तों हमारा फोकस रहेगा सिंगल मार्क क्वेश्चंस पर। जो सिंगल मार्क क्वेश्चन आपको वाइवा में पूछे जाएंगे और जो सिंगल मार्क क्वेश्चन आपको फाइनल्स में भी हेल्प देंगे। अब हम बात करेंगे पार्ट बी पर, लेकिन ये एग्जाम में ये पार्ट ए में ही आता है, लेकिन ये सेकंड बुक पे बात करेंगे जो कंपनीज अकाउंट की बुक है। उसका आज पूरा का पूरा कंप्लीट एनालिसिस सिंगल मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड बुक पर भी आएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अगर दोस्तों मैं बात करूं कंपनी अकाउंट शेयर कैपिटल, चैप्टर का नाम आपने सभी ने सुना होगा, शॉर्ट फॉर्म में सभी इसको शेयर कैपिटल बोल देते हैं। तो शेयर कैपिटल के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले उसमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंगल मार्क क्वेश्चन कौन कौन से हैं और किस प्रकार से वाइवा में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा डिफाइन शेयर। जैसे कि आप सभी जानते हैं चैप्टर का नाम ही शेयर कैपिटल है, तो शेयर ही क्या होता है? कैपिटल की सबसे छोटी डिनोमिनेशन को शेयर बोला जाता है। कैपिटल के सबसे छोटे हिस्से को शेयर बोला जाता है। अगर मैं कहूं इंडिया की करेंसी में आज के टाइम में सबसे छोटा सिक्का कौन सा चल रहा है, तो आप कहेंगे 1 रुपए का सिक्का। 50 पैसे का या उससे छोटे सिक्के तो अब खत्म हो चुके हैं, तो आप कहेंगे 1 रुपए का सिक्का। ऐसे ही पूरी की पूरी कैपिटल में सबसे छोटा हिस्सा जो होता है वो शेयर होता है। लेकिन उस एग्जांपल से इंडिया का 1 रुपए का सिक्का, तो इंडिया में उससे बड़े नोट भी हैं, क्या शेयर भी ऐसे ही होते हैं? कोई शेयर बड़ा कोई शेयर छोटा? जी नहीं दोस्तों, शेयर हमेशा हमेशा उनकी डिनोमिनेशन सेम रहती है। तो एक कैपिटल का सबसे छोटे हिस्से को शेयर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या फर्क है? सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। बताइए क्या डिफरेंस होगा? बड़ा सिंपल सा तरीका, बड़ा सिंपल से ढंग से देखेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी से पहले 2 राइट होते हैं। क्या क्या राइट होते हैं? वाइंडिंग अप के टाइम पर, वाइंडिंग अप का मतलब कंपनी बंद होने के टाइम पर पैसे की वापसी इक्विटी से पहले होगी प्रेफरेंस शेयर की, लेकिन डिबेंचर्स के बाद, बॉरेड फंड के बाद। लेकिन ऑनर्ड फंड में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर आते हैं, उनमें सबसे पहले पैसे की वापसी हमेशा 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 प्रेफरेंस शेयर की होगी। नंबर 2, डिविडेंड दोस्तों जब भी मिलेगा डिविडेंड पूरी कंपनी में, तो सबसे पहले इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को मिलेगा। तो प्रेफरेंस को पहले डिविडेंड, पहले वाइंडिंग अप। और एक और पॉइंट है कि प्रेफरेंस का डिविडेंड हमेशा फिक्स रहता है। उनके नाम के आगे लिखा होता है 9% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर, 20% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है जी। और इक्विटी के क्या बेनिफिट है? इक्विटी में जितना भी पैसा बचा वो सारा इक्विटी का होता है। इक्विटी को टोटली जो भी डिविडेंड मिलता है वो फुल अमाउंट पर मिलेगा, मतलब कि उसकी कोई परसेंटेज नहीं है। जितना प्रॉफिट बचा है तो अगर कंपनी बांटना चाहे तो सारा का सारा इक्विटी का प्रॉफिट है। कंट्रोल इक्विटी का होता है, मैनेजमेंट इक्विटी के हिसाब से चलती है, वोटिंग राइट इक्विटी के पास होते हैं। तो ये कुछ चंद डिफरेंसेस थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या फर्क है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल का मतलब क्या है? इसे ही ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं, इसे ही रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं प्यारे दोस्तों। इसे ही ऑथराइज, इसे ही नॉमिनल, इसे ही रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। क्या मतलब होता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए एक कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके साथ एक स्टैट्यूटरी बॉडी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और साथ में ही अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है, मतलब वो शेयर में काम करती है, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका मतलब सेबी। तो एक दोस्तों परमिशन लेनी पड़ती है कि एक शेयर कितने मैक्सिमम शेयर मार्केट में उतारे जा सकते हैं कंपनी द्वारा, तो वो हमेशा सेबी से ग्रांटेड परमिशन होती है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वर्ड नहीं यूज करेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मीनिंग तो ये होता है कि जितने मार्केट में शेयर आपने उतारे हैं उसका 90% अगर सब्सक्राइब हो जाए तो उस टर्म को मिनिमम सब्सक्रिप्शन अप्रूवल माना जाता है। लेकिन अगर आप मार्केट में शेयर उतारना ही चाहते हैं तो उससे पहले आप मैक्सिमम कितने शेयर उतार सकते हैं उसकी परमिशन सेबी से मिलती है। उसे ही ऑथराइज, नॉमिनल या किसी भी प्रकार से रजिस्टर्ड कैपिटल दोस्तों कहा जाता है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है? साथ में 2 क्वेश्चन हो गए कि मार्केट में जब भी शेयर उतारे गए हैं प्यारे दोस्तों, तो उसमें से कितना परसेंट जो है मतलब आया है। अगर वह 90% आ जाता है, पैसा वापस आ जाता है, कंपनी रिसीव कर लेती है शेयर के बदले, तो उस पॉइंट को मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर पहुंचते हैं।
व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, जिन्होंने क्वेश्चंस किए हैं उनको बहुत इजीली पता होगा सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, लेकिन क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं मैं सिर्फ उन्हीं के बेस पे आपसे बात कर रहा हूं। सब्सक्राइब कैपिटल क्या रहेगी, सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, अगर आप मार्केट में शेयर इशू करते हैं, जितने पैसे के शेयर आप इशू करते हैं उसे इशूड कैपिटल बोलते हैं, और लोगों का जो रिस्पॉन्स आता है सामने से कि हमें ये शेयर चाहिए, जितने परसेंट या जितने ज्यादा पैसे लोग इशू के मुकाबले देना शुरू करते हैं, जितने पैसे लोग प्रोवाइड करते हैं शेयरों के मदद में, उसे बोलते हैं दोस्तों सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जी हाँ, उसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आगे बात करूंगा दोस्तों मीनिंग ऑफ पेड अप कैपिटल। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, पेड अप कैपिटल क्या होती है। पेड अप कैपिटल होती है हमेशा 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 प्यारे दोस्तों जो लोगों ने कंपनी को पैसे दे दिए हैं, मतलब कि कंपनी ने अगर 10 रुपए मांगे थे तो लोगों ने 10 दे दिए तो पेड अप कैपिटल 10 हो गई। अगर कंपनी ने 10 मांगे थे लोगों ने 8 ही दिए हैं अभी तक, तो कैपिटल कितनी हो जाएगी, 8 रुपए। तो ऑटोमेटिकली एक वर्ड होता है कॉल्ड अप कैपिटल। अगला ही क्वेश्चन ये है मीनिंग ऑफ पेड अप कैपिटल के बाद मीनिंग ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, जितना पैसा प्यारे दोस्तों कंपनी ने मांगा है वो है कॉल्ड अप, कंपनी ने कॉल किया। एग्जांपल के तौर पे मैं कंपनी हूं और मैंने पब्लिक से 100 रुपए मांगे हैं तो 100 रुपए होगी कॉल्ड अप कैपिटल। अगर कंपनी को लोगों ने 100 रुपए ही दे दिए तो वही पेड अप कैपिटल होगी। अगर लोगों ने सिर्फ 80 रुपए दिए हैं प्यारे दोस्तों तो कॉल्ड अप कैपिटल 100 रुपए है और पेड अप कैपिटल 80 रुपए है। तो मतलब कि कॉल्ड अप कैपिटल कभी भी ऐसा भी हो सकता है कंपनी ने 100 रुपए मांगे और लोग 150 दे रहे हैं, जिन बिल्कुल हो सकता है, इसे ही तो ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन कंपनी उन पैसों को रख नहीं सकती, कंपनी सिर्फ 100 रुपए ही रख सकती है, 50 रुपए कंपनी रिफंड कर देगी, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ रिजर्व कैपिटल। मीनिंग ऑफ रिजर्व कैपिटल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द शेयर कैपिटल दैट इज आस्क्ड इन द फाइनल्स। तो आपसे वाइवा में भी पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिजर्व कैपिटल क्या होता है। हमेशा दोस्तों कंपनी अगर एक कंपनी एक शेयर मार्केट में उतारना चाहती है और उस शेयर की कीमत प्यारे दोस्तों 10 रुपए है, 10 रुपए का शेयर मैंने मार्केट में उतारा, लेकिन मैंने लोगों को खुद ही बोल दिया कि लोगों 8 रुपए ही देना, सिर्फ क्या देना, 8 रुपए, और मैं आपको 10 रुपए का शेयर थमा दे रहा हूं, जिस समय मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे 2 रुपए मांग लूंगा। तो इसे ही बोला गया, जो रिजर्व रखा गया है, 8 रुपए लिए गए हैं, शेयर 10 रुपए का है, जो 2 रुपए रिजर्व रखा गया है उसे बोलते हैं दोस्तों रिजर्व कैपिटल। जैसे मोटरसाइकिल में रिजर्व होती है कि मतलब अभी आपका तेल खत्म होने वाला है, आप इसको रिफिल करवा लीजिए, तो उस रिजर्व को यूज सिर्फ इमरजेंसी में करना चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों रिजर्व कैपिटल में भी रिजर्व का यूज इमरजेंसी में ही किया जाता है। इससे ही मिलता जुलता शब्द है दोस्तों अगला क्वेश्चन जो बनता है कैपिटल रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, कैपिटल रिजर्व क्या होता है। एक थी रिजर्व कैपिटल, एक होता है कैपिटल रिजर्व। दोस्तों जब फोर फीचर कर दिए जाते हैं शेयर, फोर फीचर का मतलब क्या होता है, जब शेयर खत्म कर दिए जाते हैं उन पे कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव हुई होती है, चाहे वो एप्लीकेशन मनी ही सिर्फ रिसीव हुई हो, जितनी अमाउंट रिसीव हुई होती है अगर उसको री इशू कर भी वो अमाउंट बच जाए, अगर री इशू में डिस्काउंट देकर भी वो अमाउंट बच जाए, जिनको क्वेश्चन आते हैं वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे, तो उस अमाउंट को दोस्तों हम बची हुई अमाउंट को कहां भेजते हैं, कैपिटल रिजर्व में। शेयर कैपिटल का क्वेश्चन जब करते हैं लास्ट वाली एंट्री आप सभी जानते होंगे कि उसकी एंट्री क्या होती है, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट वो होती है कैपिटल रिजर्व की अमाउंट। मतलब जब हम शेयर इशू करते हैं, किसी ने हमारे साथ कॉल इन एरियर किया, मतलब क्या कि किसी ने हमारे पैसे नहीं दिए, हमने उसके शेयर फोरफिट किए, उसके शेयर फोरफिट करने के बाद उसके शेयर री इशू किए, और री इशू में भी हम उस अमाउंट को यूज कर सकते थे, हम वहां पूरी नहीं यूज कर पाए, अब हम उसे कहां यूज करेंगे, कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे, ताकि उसका यूज कोई ना कोई पॉसिबल हो सके, उसे ही बोलते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है प्यारे दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। तो आप बुक में आपको मिलेगा पूरा का पूरा डिफरेंस, मैं समझा भी चुका हूं, तो आप जरूर इस क्वेश्चन को देख लें। अगला दोस्तों क्वेश्चन है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्कीम। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्कीम ये क्या होती है दोस्तों, इसके ऊपर अगर बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है प्यारे दोस्तों। क्या होगा इसमें, आजकल मॉडर्न मैनेजमेंट चल रही है, एम्प्लॉय प्राइवेटाइजेशन में अलग ढंग से काम करते हैं और अलग ढंग से ही एम्प्लॉयर उनको काम करवाता है। एम्प्लॉयर को पता है, अगर आपकी अपनी एग्जांपल दूंगा छोटी सी, आपकी अपनी एक कार है और आप उसको खड्डों वाली सड़क से लेकर जा रहे हो, तो आप बहुत इजीली उसको बचा बचा कर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई टैक्सी है तो टैक्सी ऑब्वियसली बात है, अगर आप टैक्सी में बैठे हो और उसका ड्राइवर बोल रहा है कि
अगर आपको वो चलाने को साइड में, क्योंकि उसको चोट लग गई 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, और वो साइड में आपको चलाने का ऑफर कर रहा है, तो आप ऑफर करते हुए उसमें आप इतना ख्याल नहीं रखते अगर किसी गैर की चीज हो। तो इसी प्रकार से एम्प्लॉयर को भी यही आइडिया आया कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्यों ना शुरू किए जाए। उसमें कंपनी अपना मालिकाना हक, अपने शेयर एम्प्लॉयज को देती है, तो एम्प्लॉयज को ऑनर की फीलिंग आती है, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय ज्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करता है। इसे ही बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या प्लान। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, मीनिंग ऑफ कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का क्या मतलब है? कॉल इन एरियर का मतलब है जो अमाउंट मैंने मांगी थी एज अ शेयर कैपिटल, जो मेरी अमाउंट बनती थी, जो मैंने मांगी और मेरे को पब्लिक ने नहीं दी, दैट इज टर्म टू बी द कॉल इन एरियर। और कॉल इन एडवांस क्या है दोस्तों? किसी बंदे को बहुत सारा काम आ गया और वो आपको आने वाले समय में पैसे नहीं दे पाएगा, इसीलिए वो आज ही आपको सारे पैसे देके जाना चाहता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉल इन एडवांस। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करूं, अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ राइट इशू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ राइट इशू। राइट इशू का क्या मतलब है? राइट इशू का मतलब प्यारे दोस्तों इतना ही है कि जब भी आप मार्केट में शेयर इशू करने जाएंगे, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हैं, उनको आपको पहले ऑफर करना होगा कि आप तो इन शेयरों को खरीदना नहीं चाहते। अगर वो ओके करते हैं तो दोस्तों राइट इशू उसे ही बोला जाता है। जितने शेयर वो खरीद लेंगे तो वो राइट इशू में चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बाय बैक ऑफ शेयर। बाय बैक ऑफ शेयर क्या होता है? बाय बैक का मतलब आप ओपन मार्केट में जाके, शेयर मार्केट में जाके अपना ही शेयर खुद खरीद लें, तो उसे ही बाय बैक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका आंसर है टेबल एफ के अकॉर्डिंग दोस्तों 10% पर एनम। 10%, अगर किसी ने कॉल इन एरियर किया है और बाद में वो पैसे देने आता है, तो उसको 10% पर एनम के हिसाब से पैसे देने होंगे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ। अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कहूं दोस्तों, अगर किसी ने एडवांस दे दिया है तो ऑटोमेटिकली 12% पर एनम टेबल एफ के अकॉर्डिंग ही। ठीक है जी। अगला यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दोस्तों, यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये 1 मार्क्स में भी, ये 5 मार्क्स में भी आता है, ये कभी कभी 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में भी दिखता है। 5 ही यूजेस हैं दोस्तों सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। पहला यूज जो रहेगा दोस्तों वो होता है बोनस शेयर। अगर आपको इश्यू करने हैं उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई डिबेंचर इश्यू किए हैं प्यारे दोस्तों, उनकी रिडम्पशन आप किस पे करना चाहते हैं, उनकी पैसे की वापसी आप प्रीमियम के साथ करना चाहते हैं, आप वहां यूज कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से अगर आपने कोई प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, उनकी रिडम्पशन आप पार्स पे ज्यादा करना चाहते हैं, पार्स से प्रीमियम पे करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां यूज कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं और बायबैक करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये 5 यूजेस हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 4 मार्क्स के लिए भी इसको तैयार करना ही करना है। 1 मार्क्स में तो ये पूछा ही पूछा जाएगा, तो एक्सटर्नल भी इस क्वेश्चन के बहुत ही ज्यादा पूछते हैं, एक्सटर्नल भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फोरफीचर ऑफ शेयर। फोरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है प्यारे मित्रों? बहुत ही सिंपल। फोरफीचर का मतलब अगर आप किसी एग्जिस्टिंग शेयर को, उसका शेयर वाला मालिक जो बना हुआ है, शेयर होल्डर है, वो आपको पैसे नहीं दे रहा अगली कॉल्स के, तो आप उसके शेयर को कैंसिल कर देते हो, तो कैंसिलेशन ऑफ द शेयर इज टर्म्ड एज फोरफीचर ऑफ शेयर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू। आप मैक्सिमम कितना, आप सभी जानते हैं इशू के टाइम पर तो दोस्तों डिस्काउंट आप दे ही नहीं सकते, लेकिन री इशू के टाइम पर आप कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो? तो इसका आंसर होगा अप टू द अमाउंट ऑफ फोरफीचर। अप टू द अमाउंट ऑफ फोरफीचर, जितना आपने उस शेयर को फोरफीचर करने में कमाया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपने शेयर कैंसिल कर दिया, कुछ पैसे आपने रिसीव किए होंगे, उस रिसीविंग अमाउंट को ही आप मैक्सिमम डिस्काउंट के तौर पर दे सकते हो, उससे ज्यादा अमाउंट को नहीं दे सकते। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो शेयर कैपिटल के क्वेश्चन थे। अब मैं चैप्टर अगले पर बढ़ता हूं जिसका नाम है कंपनीज अकाउंट इश्यू ऑफ डिबेंचर, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में आपको दोस्तों ये देखना होगा क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहला क्वेश्चन, डिबेंचर क्या होता है? डिफाइन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का क्या मीनिंग है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डिबेंचर का मीनिंग प्यारे दोस्तों बड़ा सिंपल है, जिसको कि एक बॉरोड फंड माना जाता है, जिसको उधार का पैसा माना जाता है, जिसको कंपनी का क्रेडिटर माना जाता है। लोगों को कहा जाता है कि आप हमें इतने पैसे दे दीजिए, हम एक टाइम पीरियड पहले ही बता के कि 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद आपको इतने 10% इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे वापस करते जाएंगे और हर एक साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा और लास्ट में आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी दे दी जाएगी। इसे ही बोला जाता है डिबेंचर, इसीलिए इसको डेट इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है दोस्तों। इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और हमेशा हमेशा शेयर्स के ऊपर डिविडेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कंपनी के लिए क्या है, तो वो चार्ज है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तब भी आपको इंटरेस्ट देना है, अगर आपको लॉस हो रहा है तब भी आपको इंटरेस्ट देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अभी इसके ऊपर हमने चर्चा की, क्या फर्क है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट दोस्तों हमेशा 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 इंटरेस्ट और डिविडेंड में सिर्फ एक ही फर्क है, इंटरेस्ट हमेशा चार्ज होता है और डिविडेंड हमेशा एप्रोप्रिएशन होती है। अगर प्रॉफिट होता है तभी डिविडेंड बांटा जाता है। इंटरेस्ट प्रॉफिट हो ना हो, लॉस हो ना हो, हमेशा ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। और डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है, इंटरेस्ट जनरली डिवेंचर होल्डर्स को मिलता है। अगली बात करूंगा दोस्तों, इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी के बिहाफ पे डिवेंचर क्या होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, जब कभी भी आप कभी भी किसी भी प्रकार से मार्केट में डिवेंचर इशू करते हो, जब भी आप डिवेंचर इशू करते हो तो आपको वो सिंपल डिवेंचर इशू होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप मार्केट में लोन लेने जाते हो, लोन लेने जाते हो तो आपके पास पर्याप्त मतलब कि सफिशिएंट सिक्योरिटी नहीं होती, उस सिक्योरिटी पे ऊपर कोई भी आपको लोन देने के लिए तैयार नहीं होता, फिर आप एक अपने डिबेंचर्स सिर्फ झूठ मूठ के डिबेंचर इशू करते हो उस कंपनी को कि अगर बाय चांस बाय डिफॉल्ट हम आपका लोन ना चुका पाए तो आप हमारी कंपनी की ये डिबेंचर यूज कर हमारी एसेट पर राइट बना सकोगे। उसे ही बोला जाता है दोस्तों डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो एक मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन वाइवा के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चैप्टर नंबर 10 कंपनीज अकाउंट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात, बहुत हद तक ये चैप्टर कटवा दिया गया है लेकिन फिर भी इससे मेजॉरिटी पे सेंस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन आ सकता है वो दोस्तों कि डीआरआर क्या है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होते हैं। देखिए कभी भी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर आपको डिवेंचर्स को रिडीम करना है यानी कि पैसे की वापसी करनी है तो दोस्तों हमेशा आपको एक रिजर्व बनाना पड़ेगा। उस टाइम पे से पहले उस रिजर्व को बोला जाता है डीआरआर। ठीक है जी। उसके बाद अगर ये भी दो तरीके से बनता है, आउट ऑफ कैपिटल बनता है, आउट ऑफ प्रॉफिट बनता है, तो क्योंकि चैप्टर में से कटवा दिया गया है बहुत सारा हिस्सा तो हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आपको पूछा जा सकता है तो डीआरआर क्या है, तो आप बताएंगे रिडम्पशन के टाइम पर जो रिजर्व बनाना चाहिए एक कंपनी को, जो जिसके लिए हमेशा हमेशा रिस्ट्रिक्शंस हैं तो उसे डीआरआर बोलते हैं। उसके बाद डिफाइंड डीआरआई, एक क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों। पहले क्या होता था, लोग सिर्फ बुक्स में एंट्री कर लेते थे कि हमने डीआरआर बना लिया, जिसके कारण कंपनियों के पास पैसे नहीं होते थे रिडम्पशन के टाइम तक। लेकिन आज के टाइम में सरकार बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, कंपनीज एक्ट में बदलाव करते हुए डीआरआर के साथ आपको डीआरआई भी बनानी पड़ेगी। तो डीआरआई बनाना मतलब डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, जैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व था उसमें से ही कुछ पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट करनी होती है गवर्नमेंट स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में, उसे डीआरआई बोला जाता है। इनकी परसेंटेज कितनी, आउट ऑफ प्रॉफिट अलग परसेंटेज, आउट ऑफ कैपिटल अलग परसेंटेज है, डीआरआई की भी अलग परसेंटेज है, 25%, कहीं 100%, कहीं 15% हमें बनाना पड़ेगा, डीआरआई 15% पे रखनी पड़ेगी। तो ये सारी कैलकुलेशंस में हमें पढ़ने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस से इसको हटा दिया गया है। आपको डीआरआर की डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको डीआरआई की डेफिनेशन आनी चाहिए। सिंपल डेफिनेशन डीआरआर की क्या है कि जो रिजर्व रिडम्पशन के टाइम के लिए बनाया जाता है डिवेंचर्स की उसे डीआरआर बनाते कहते हैं। और डीआरआई की डेफिनेशन क्या है, जो उस रिजर्व की इन्वेस्टमेंट हम करते हैं दैट इज टर्म टू बी द डीआरआई। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जेम्पशन फ्रॉम डीआरआर। कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो एग्जेम्प्ट हैं डीआरआर बनाने से। सबसे पहली कंपनी का नाम दोस्तों है ऑल बैंकिंग कंपनीज। जो भी बैंकिंग कंपनीज दोस्तों मार्केट में काम कर रही हैं उन्हें डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है, वाइवा में भी पूछा जाएगा और अभी भी एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। पहला, ऑल बैंकिंग कंपनीज, जो भी किसी भी प्रकार से बैंक का काम कर रही हैं कंपनीज दोस्तों उन्हें डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट आर कवर्ड अंडर द आरबीआई। ठीक है जी, जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कवर्ड इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल नेचर के, चाहे वो नॉन बैंकिंग कंपनीज भी हो लेकिन वो फाइनेंशियल हो, एनबीएफसी बोला जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हो, तो उन्हें भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये थे दोस्तों हमारे सेकंड बुक के सारे सिंगल मार्क के क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें वाइवा से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाएं और आपके फाइनल एग्जाम से पहले तो आप इनको 2-3 बार देख के और पढ़ के जाएं और अपनी बुक से इनके आंसर भी टैली करें। जो भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 7837724186। सभी क्वेश्चंस के आंसर और साथ में आपको इन्हीं क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप पर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा प्यार दें।